एवरीवन, मैं हूँ तुम सबकी प्यारी विज्ञान दीदी और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि है क्लास 12th का। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं टर्म रिप्रोडक्शन समझने से। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है? देखो, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपने जैसे यंगमन्स को प्रोड्यूस करने में कैपेबल होता है। हाँ, बस यही था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइप्स को समझ लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों के बारे में भी चलो तुम्हें मैं बता देती हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इस केस में गैमीट फॉर्मेशन या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट्स बनता है, फ्यूज होता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं और उसके बाद एक न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। आई होप तुम्हें रिप्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा। सबसे पहला टर्म होता है विविपेरस। विविपेरस ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोल सकते हो जिसमें जो बेबी होता है फीमेल बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होता है और जिसका बर्थ डायरेक्ट होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम विविपेरस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमंस। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस चैप्टर में बेटा रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं और किस किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, ये हम चैप्टर के अंदर ब्रीफली डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है गैमीटोजेनेसिस, मतलब गैमीट्स का बनना। इधर वो मेल गैमीट हो या फिर वो फीमेल गैमीट हो। मेल गैमीट ह्यूमन के केस में स्पर्म को कहा जाता है और फीमेल गैमीट ओवम या एग को बोला जाता है। इसके बाद आता है अगला रिप्रोडक्टिव इवेंट जिसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन का मतलब होता है स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर करना। उसके बाद अगला रिप्रोडक्टिव इवेंट जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, मतलब ओवम और स्पर्म का फ्यूजन, जिस प्रोसेस को तुम फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हो। बढ़ते हैं अगले रिप्रोडक्टिव इवेंट की तरफ जो कि है जाइगोट फॉर्मेशन। हाँ, गैमीट फ्यूज किया, उसके बाद क्या बनता है? तो गैमीट के फ्यूजन के बाद बनता है जाइगोट। इसके बाद आता है अगला रिप्रोडक्टिव इवेंट जो होता है ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। ये जाइगोट आगे चल करके डिवाइड करता है और ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। अब आता है अगला इवेंट जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। जब जाइगोट कुछ सेल स्टेज तक ग्रो करता है उसके बाद ये मूव करता है यूट्रस की तरफ और ये यूट्रस के वॉल में जाकर के एम्बेडेड हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। उसके बाद आता है अगला रिप्रोडक्टिव इवेंट जो कि होता है जेस्टेशन। जेस्टेशन यानी कि बेबी ग्रोथ का पीरियड। जब 9 मंथ्स के लिए बेबी ग्रो करती है, इसी पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। उसके बाद आता है अगला इवेंट जिसे हम पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के बाद आता है लास्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट जिसे हम कहते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन वो पीरियड होता है जिसमें बेबी मदर के मिल्क को पीता है, यानी कि जब मदर बेबी को अपने मिल्क से फेड करती हैं उस पीरियड को लैक्टेशन या लैक्टेशन पीरियड कहा जाता है। तो ये थे सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट जिसको हम इस चैप्टर में अच्छे तरीके से ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हम यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम पढ़ने वाले हैं टेस्टिस के बारे में, जबकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं टेस्टिस से। अब देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में लोकेटेड होता है। इस पाउच का नाम होता है स्क्रोटम। अब स्क्रोटम का फंक्शन होता है कि वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम रखे, क्योंकि ये टेम्परेचर टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने के प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको दो बातें क्लियर हो गई। पहली बात कि टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड होता है। स्क्रोटम का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री कम होता है। क्यों कम होता है? इसलिए ताकि ये स्पर्म फॉर्मेशन प्रॉपर्ली हो सके। अब देखो, टेस्टिस जनरली ओवल शेप का होता है। इसका लेंथ
4 से 5 सेंटीमीटर और विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। और टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं 250 कंपार्टमेंट्स, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है 2 से 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल, जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। अब इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। इसके अलावा टेस्टिस मेल सेक्स हार्मोन जो कि एंड्रोजेंस होता है उसे भी सिक्रीट करता है। अब देखो यहाँ पे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइंड होता है 2 टाइप के सेल से। एक होता है मेल जर्म सेल, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, जो आगे चल करके स्पर्म में डेवलप हो जाता है। और दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का काम होता है बेसिकली कि ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। इसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपको इंटरस्टिशियल स्पेसेस भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और कुछ ब्लड वेसल्स। ये इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लेडिंग सेल्स भी कहते हैं। लेडिंग सेल्स का मेन काम होता है मेल सेक्स ऑर्गन को सिंथेसाइज करना, जिसे आप एंड्रोजेंस के नाम से जानते हो। मेन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन को बोला जाता है। इसके अलावा कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आई होप अब आपको मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि टेस्टिस के बारे में क्लैरिटी हो गई है। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर हमें पढ़ना होता है ओवरीज के बारे में, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर हम जानेंगे एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। तो चलो सभी पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करते और समझते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ओवरीज के बारे में। देखो, ओवरीज ओवल शेप के स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे लोअर एब्डोमिनल के दोनों ही साइड पे प्रेजेंट होती हैं। इसका लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है और ये हमारे यूटेरस और पेल्विक वॉल से लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड होता है। अब देखो, ओवरी के अंदर के स्पेस को हम ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। ओवरीज का 2 मेन फंक्शन होता है, गैमीट का फॉर्मेशन यानी कि फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन इसी के अंदर होता है। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को भी सिक्रीट करने का काम करती है। इन हार्मोन्स का नाम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। देखो, फीमेल एक्सेसरी डक्ट में यूट्रस, वेजाइना और फैलोपियन ट्यूब इंक्लूडेड होता है। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में। देखो, फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ये बेसिकली ट्यूब्यूलर फॉर्म होते हैं जो दोनों ही साइड पे यानी कि ओवरी के ऊपर वाले दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन ओवम को ओवरी से रिसीव करना और फर्टिलाइजेशन का साइट प्रोवाइड करना होता है। ओविडक्ट के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और एस्थमस। इन्फंडिबुलम एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके नीचे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम फिमरी कहते हैं। अब इन्फंडिबुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है एम्पुला, ये एक वाइडर ट्यूबुलर पार्ट होता है, और एम्पुला के ऊपर प्रेजेंट होता है एस्थमस। बेसिकली ओविडक्ट ही वो साइट है जहाँ पे स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है और जाइगोट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आगे बढ़ते और समझते हैं यूट्रस के बारे में। देखो, यूट्रस एक इन्वर्टेड पीयर शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसके 3 लेयर्स होते हैं। यूट्रस वो साइट होता है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है और बेबी 9 मंथ के लिए ग्रो करती है। यूट्रस के 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला आउटर लेयर पेरीमेट्रियम, उसके बाद अंदर वाला लेयर मायोमेट्रियम और सबसे अंदर लेयर को हम इंडोमेट्रियम कहते हैं। यूट्रस का सबसे आउटर लेयर जिसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, ये थिन और मेम्ब्रेनस लेयर होता है। इसके बाद जो मायोमेट्रियम लेयर होता है वो मसल्स से बना होता है। उसके बाद जो मिडिल स्मूथ लेयर होता है जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं। इसके बाद आता है सबसे अंदर वाला लेयर जिसे हम इंडोमेट्रियम कहते हैं। इंडोमेट्रियम बेसिकली ग्लैंडुलर लेयर होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान साइक्लिकल चेंजेस के थ्रू गुजरता है। यूट्रस के तीनों लेयर को समझने के बाद हम समझते हैं सर्विक्स के बारे में। देखो, यूट्रस एक नैरो स्पेस में ओपन होता है, इसी को हम सर्विक्स कहते हैं। अब सर्विक्स के आगे प्रेजेंट होता है वेजाइना, कि वो साइट है जहाँ पे फीमेल स्पर्म को यानी कि मेल गैमीट्स को रिसीव करती हैं। बेसिकली वेजाइना एक मस्कुलर कैनाल होता है जहाँ से मस्कुलर ब्लड का फ्लो होता है और बेबी का बर्थ भी इसी पैसेज से पॉसिबल हो पाता है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। देखो, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को ओवरऑल वल्वा कहा जाता है और इसके अंदर मेनली मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मॉन्स प्यूबिस के बारे में। देखो, मॉन्स प्यूबिस फैटी टिश्यू से बना होता है जहाँ पे आपके प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं और ये प्यूबिक रीजन को कुशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं लेबिया मेजोरा के बारे में। देखो, ये आउटर फोल्ड ऑफ स्किन होता है जो बेसिकली एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं लैबिया माइनोरा के बारे में। ये बेसिकली इनर फोल्ड ऑफ स्किन होता है जो वेजाइनल ओपनिंग और यूरिथ्रल ओपनिंग को सराउंड करता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्लाइटोरिस के बारे में। देखो, बेसिकली ये स्मॉल हाईली इरेक्टाइल सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है जो सेक्सुअल स्टिमुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद आगे चलते हैं और समझते हैं हाइमेन के बारे में। देखो, हाइमेन बेसिकली एक बहुत ही पतली मेम्ब्रेनस लेयर होती है जो वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करती है। यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी है कि हाइमेन का प्रेजेंट या फिर एब्सेंट होना वर्जिनिटी से उसका कोई लेने देना नहीं है। और वर्जिन टर्म का ये मतलब होता है कि ऐसे मेल या फीमेल जिन्होंने कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया। अब जनरली देखा जाता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हाइमेन का लेयर रप्चर हो जाता है, बट इसके अलावा भी कई ऐसी दूसरे रीजन की वजह से भी हाइमेन का लेयर रप्चर कर जाता है, जैसे कि हेवी एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग, हॉर्स राइडिंग एटसेट्रा, या फिर सडन जॉल्ट या एक्सीडेंट की वजह से भी फीमेल का हाइमेन रप्चर कर जाता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमेन का लेयर परसिस्टेंट होता है। तो हाइमेन का प्रेजेंट और एब्सेंट होने का वर्जिनिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक का नाम है गैमीटोजेनेसिस। देखो, गैमीट्स बनने के प्रोसेस को गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। मतलब मेल गैमीट यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमीट यानी कि ओवम, इन गैमीट्स के बनने के प्रोसेस को म्यूचुअली हम गैमीटोजेनेसिस कह सकते हैं। जैसे कि मेल गैमीट बनने के प्रोसेस को आप स्पेसिफिकली स्पर्मेटोजेनेसिस कह सकते हो और फीमेल गैमीट बनने के प्रोसेस को आप oogenesis कह सकते हो, लेकिन दोनों को कंबाइनली आप गैमीटोजेनेसिस कह सकते हो। तो आगे बढ़ते और समझते हैं मेल गैमीट बनने का प्रोसेस यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस प्यूबर्टी हिट करने के साथ स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में हम समझते हैं कि कैसे कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले समझो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनर लेयर में प्रेजेंट होते हैं कुछ सेल्स जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल भी कह सकते हैं। अब ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिकली डिवाइड करता है और बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीजन यानी कि माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन। इस केस में दोनों ही सेल्स की डिप्लॉइडी 2n होगी, यानी दोनों सेल्स डिप्लॉइड होंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोटिकली डिवाइड करते हैं, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट करते हैं मियोटिक डिवीजन यानी कि रिडक्शनल डिवीजन और बनाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तुम्हें ध्यान रखना है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की जो प्लॉइडी होती है वो n होगी, यानी कि ये हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट करते हैं सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन और बनाते हैं 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। ये 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स आगे चल करके मैच्योर होते हैं और बनाते हैं स्पर्मेटोजोआ, जिसे हम स्पर्म कहते हैं। देखो, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म बनने के पूरे प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। लेकिन स्पर्मेटिड्स मैच्योर होकर के जब स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, इस प्रोसेस को स्पेसिफिकली स्पर्मायोजेनेसिस कहा जाता है। इसके बाद स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल में एम्बेडेड होता है ताकि उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो और वो मैच्योर हो सके। इसके बाद स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाता है ताकि उसे न्यूट्रिशन और प्रॉपर मैच्योरेशन हो सके। जब मैच्योर स्पर्मेटोजोआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में रिलीज होता है, इस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कि मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहा, स्पर्मायोजेनेसिस किसे बताया और स्पर्मिएशन किसे कहा है। तीनों ही प्रोसेस को प्रिसाइजली याद कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हार्मोन्स का रोल स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में। तो देखो, यहाँ पे 2 तरीके के ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिलीज करता है GnRH यानी कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो स्टिमुलेट कर देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है 2 हार्मोन्स,
एक का नाम होता है FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LH भी कह सकते हैं। FSH सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को सपोर्ट करता है। LH लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जो स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली। देखो, स्पर्म के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, बेसिकली 3 पार्ट्स है बट एक्स्ट्रा में एक पार्ट होता है, तो टोटल में तुम समझो 4 पार्ट। सबसे पहला ऊपर वाला पार्ट जिसे हम हेड कहते हैं, उसके बाद आता है नेक, फिर आता है मिडिल रीजन जिसे हम मिडिल पीस के नाम से जानते हैं और सबसे लास्ट में आता है टेल। सबसे पहले शुरू करते हैं हेड से। तो स्पर्म के हेड में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और उसके ऊपर प्रेजेंट होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर होते हैं इंपॉर्टेंट एंजाइम जो स्पर्म को ओवम के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। इसके बाद आता है नेक। नेक के नीचे आता है मिडिल पीस। मिडिल पीस में बहुत ज्यादा नंबर में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है लास्ट पोर्शन जिसे हम टेल कहते हैं। टेल बेसिकली स्पर्म को मोटिलिटी यानी कि मूव करने में यानी कि रैपिडली मूव करने में हेल्प करता है। तो आई होप तुम्हें स्पर्म और स्पर्म के सभी पार्ट्स अच्छे से क्लियर हैं। चलो अब स्पर्म के स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं oogenesis का प्रोसेस। oogenesis वो प्रोसेस है जिसमें फीमेल गैमीट फॉर्म होता है। देखो, फीमेल जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है तो उनकी दोनों ही ओवरीज में मिलियंस नंबर में गैमीट मदर सेल यानी कि ओगोनिया फॉर्म होता है। ये ओगोनिया आगे चल के मियोटिक डिवीजन यानी कि रिडक्शनल डिवीजन शो करता है और प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है। अब ये ओगोनिया डिवाइड करके बनाते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के अराउंड ग्रेनुलोसा सेल्स अरेंज हो जाते हैं और उसे कवर करते हैं। जो ये स्ट्रक्चर नया बनता है इसे हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। तुम्हें ये बात याद रखना है कि फीमेल के बर्थ के बाद कोई भी नया ओगोनिया उनके ओवरीज में नहीं बनता। जितना ओगोनिया बनना होता है वो बर्थ के पहले ही बन जाता है। उसके बाद सिर्फ मैच्योरेशन होता है, कोई नया फॉर्मेशन नहीं हो पाता। देखो, बर्थ से प्यूबर्टी के बीच में बहुत सारे फॉलिकल्स डिजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि जब फीमेल प्यूबर्टी में पहुंचती है तब उनके दोनों ही ओवरीज में लगभग 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप होते हैं ग्रैनुलोसा सेल के लेयर्स भी उसी तरीके से बढ़ते जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल के अराउंड और लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स आते हैं और बनाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, जिसके बाद और लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स आगे चल करके सेकेंडरी फॉलिकल को सराउंड करते हैं। बनता है टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल जब बनते वक्त आपको वहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी दिखेगी जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये जो फॉलिकल है वो टर्शियरी फॉलिकल है। इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम एंट्रम कहते हैं। इस स्टेज पे आपको थीका लेयर्स दिखेंगे। आउटर थीका को हम या आउटर लेयर को हम एक्सटर्ना कहते हैं और इनर लेयर को हम इंटरना कहते हैं। अब इस स्टेज पे प्राइमरी oocyte अपना पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। ये मियोटिक डिवीजन बेसिकली अनइक्वल होता है और बनाता है एक बड़ा सेकेंडरी oocyte और उसके अलावा फर्स्ट पोलर बॉडी। पोलर बॉडी साइज में बहुत छोटी होती है। अब टर्शियरी फॉलिकल आगे चल करके डेवलप होता है और बनाता है ग्राफियन फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल के रप्चर होने के बाद जब सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है तो उसके अराउंड सराउंडेड होता है एक दूसरा मेम्ब्रेन जिसे हम जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनने के बाद टर्शियरी फॉलिकल आगे चल करके डेवलप होता है और बनाता है ग्राफियन फॉलिकल जो कि एक मैच्योर फॉलिकल होती है। इसी के साथ साथ आप देखोगे कि सेकेंडरी oocyte के अराउंड एक नया मेम्ब्रेन डेवलप हो गया जिसे हम जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। फाइनली ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है जिसके बाद सेकेंडरी oocyte बाहर रिलीज होता है। इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अब फाइनली ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और सेकेंडरी फॉलिकल बाहर रिलीज होता है। इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अब आप एक और बात याद रखो कि फर्टिलाइजेशन के बाद सेकेंडरी oocyte अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है और ओवम और सेकेंड टाइनी पोलर बॉडी फॉर्म करता है। आई होप अब तुम्हें oogenesis का प्रोसेस अच्छे तरीके से क्लियर है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम आगे बढ़ते और समझते हैं अगले टॉपिक जो कि है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बेसिकली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो 28 to 29 डेज का एक साइकिल होता है।
ये साइकिल बिगिन होता है प्यूबर्टी के टाइम, जिसे हम मेनार्क कहते हैं, और ये साइकिल अराउंड 50 इयर्स के एज तक स्टॉप हो जाता है, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। इस साइकिल में कुछ इवेंट्स होते हैं, तो चलो उन इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो इवेंट होता है उसे हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। उसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज, फिर ओव्यूलेशन एंड देन ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज जो होता है वो 3 से 5 दिन का होता है, जिसमें इंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेक होती है और मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है। उसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज, जिसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल का ग्रोथ होता है। इसके बाद आता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन वो डे होता है जिसमें सेकेंडरी फॉलिकल से ओवम बाहर रिलीज होता है। ये अराउंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में होता है, यानी कि मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल को ओव्यूलेशन टेक प्लेस करता है, यानी कि ओवम का रिलीज होना। उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज। इस फेज में कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करता है और यूटरस प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती है। तो ये सारे इवेंट्स हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड में आपको देखने को मिलेगा, जो कि अराउंड 28 to 29 डेज में ह्यूमन फीमेल या फिर प्राइमेट्स एनिमल्स में देखने को मिलता है, जैसे कि मंकी, एप्स एटसेट्रा। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, और इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन को प्रोड्यूस करता है और यूटेरस रेडी होता है प्रेगनेंसी के लिए। आई होप तुम्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये प्रोसेस अच्छे से क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। मेंस्ट्रुएशन को समझने के बाद हम समझते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। देखो, मेंस्ट्रुअल हाइजीन बेसिकली फोकस करता है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान हमें किस तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हम सैनिटरी पैड्स, मेंस्ट्रुअल कप्स एटसेट्रा को यूज कर सकते हैं। पैड रेगुलरली 3 से 4 घंटे के ड्यूरेशन में चेंज कर सकते हैं। अपने जेनाइटल पार्ट्स को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और यूज्ड पैड को अच्छे से डिस्पोज कर सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन के दौरान हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है ताकि हम अच्छे तरीके से अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन कर सके। अब मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बाद हम समझने वाले हैं अगला टॉपिक, जो कि है फर्टिलाइजेशन का। देखो, इंसेमिनेशन के बाद होता क्या है कि स्पर्म पहुंचता है ओवम तक, जो कि एम्पुलरी रीजन में प्रेजेंट होती है। स्पर्म और ओवम जब फ्यूज होते हैं, इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसे हम स्टेप बाय स्टेप भी समझ सकते हैं। देखो, इंसेमिनेशन के दौरान बेसिकली जो स्पर्म है वो सर्विक्स से वेजाइना, इंसेमिनेशन के बाद स्पर्म जो है वो वेजाइना के थ्रू यूट्रस में पहुंचता है और वहां से फिर एम्पुलरी रीजन में, जहां पे ऑलरेडी ओवम होती है। उसके बाद स्पर्म ओवम के कोरोना रेडिएटर लेयर को एंजाइम के थ्रू ब्रेक डाउन करती है, जो कि एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है, और अगला लेयर यानी कि जोना पेल्यूसिडा के लेयर के साथ बाइंड कर जाती है। एक्रोसोमल रिएक्शन से जोना डाइजेस्ट हो जाता है और स्पर्म ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है, जिसके बाद सेकेंडरी उस साइड सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, जिसके बाद बनता है ओवा और सेकेंड पोलर बॉडी। और इसी के साथ साथ मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज होता है, जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जायगोट। जायगोट में होता है क्लीवेज यानी कि रैपिड माइटोटिक डिवीजन, जिसके बाद वो 2, 4 और 8 सेल स्टेज में डिवाइड करता है और आगे चल के बनाता है मोरुला, जो कि 16 to 32 सेल स्टेज को कहा जाता है। मोरुला आगे चल करके यूट्रस में पहुंचता है और वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है ट्रोफोब्लास्ट और एक होता है इनर सेल मास। इनर सेल मास आगे चल करके एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो आगे चल करके फिर एक मैच्योर बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। और इस पूरे टाइम पीरियड, जिस पीरियड में बेबी डेवलप हो रही होती है या हो रहा होता है, इस पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला टॉपिक। अब देखो, इस पूरे पीरियड के दौरान अब देखो होता क्या है कि यूटेरस जो है उसके वॉल्स में ये एम्ब्रियो एम्बेडेड हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन की तरह समझते थे, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया था। और बेसिकली इम्प्लांटेशन के बाद ही एक्चुअल प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। अब इस केस में प्लेसेंटा डेवलप होता है, जो कि बच्चे से मदर को कनेक्ट करता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, और वो बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और बेबी से बने वेस्ट को बाहर भी निकालने में हेल्प करता है। अब देखो, प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल की बॉडी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं। अब देखो, प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा बहुत सारे अलग तरीके के हार्मोन भी सिक्रीट करता है, जैसे कि HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एटसेट्रा।
इसके अलावा लेटर प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन भी सिक्रीट किया जाता है जो कि बेबी को मैच्योर करने में और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने में हेल्प करता है। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अगला टॉपिक जो कि है पार्चुरेशन। देखो, जब बेबी मैच्योर हो जाता है तो एक रिफ्लेक्स भेजा जाता है, जिस रिफ्लेक्स को हम फीटल इजैकुलेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं, जिसके बाद ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन का जो क्वांटिटी होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होने लगता है, जिसकी वजह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से और ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होने लगता है। ये दोनों म्यूचुअली लेवल बाय लेवल इंक्रीज होते जाते हैं, यानी कि जितना ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा यूटेराइन का कॉन्ट्रैक्शन, और बार बार यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से बेबी बाहर आता है, जिस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहते हैं। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अगला टॉपिक जो कि है लैक्टेशन। लैक्टेशन वो पीरियड होता है जिसमें मदर बेबी को मिल्क फीड करा रही होती है। बेसिकली मदर्स मिल्क कुछ वीक तक थोड़ा गाढ़ा और येलोइश कलर का आता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। मदर्स मिल्क में वो सारे एसेंशियल एंटीबॉडीज होते हैं जो बेबी को इम्यूनाइज यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में और डिजीज से बचा के रखने में हेल्प करते हैं। इस पॉइंट पे खत्म होता है आपका ये पूरा चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा और समझ में आया हो। तब तक के लिए प्रॉपर पढ़ाई करते रहो एंड बाय।